यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फॉलो माय नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, साथ ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी काव्यखंड लेसन 10 बादल को घिरते देखा है, जिसके कवि हैं नागार्जुन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पद्यांश से। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारीकरणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तुंग हिमाचल के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संदर्भ से। संदर्भ, तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक की काव्यखंड में संकलित बादल को घिरते देखा है शीर्षक कविता से लिया गया है, और यह कवि नागार्जुन द्वारा रचित काव्य संग्रह प्यासी थथराई आंखें से लिया गया है। प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें, ठीक है, इस काव्य संग्रह से लिया गया है। अब बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने हिमालय के वर्षाकालीन सौंदर्य का वर्णन किया है। अब क्या वर्णन किया है तो इसकी व्याख्या से ही पता चलेगी, तो व्याख्या देख लेते हैं। अमल धवल के गिरी शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अमल अर्थात निर्मल, ठीक है, अमल अर्थात निर्मल, और धवल अर्थात सफेद या श्वेत, ठीक है। गिरी अर्थात पहाड़ या पर्वत, शिखर अर्थात चोटी, अतिशय अर्थात अत्यधिक, शीतल अर्थात ठंडा, और वारी अर्थात जल, स्वर्णिम अर्थात सुनहरे, तुंग अर्थात ऊंचा, पावस अर्थात वर्षा, और उमस अर्थात गर्मी, आकुल अर्थात व्याकुल, तिक्त अर्थात कसेला, और बिस तंतु, बिस तंतु का अर्थ आप समझ लीजिए जो कमल नाल होता है उसके अंदर कोमल रेशे जो होते हैं उसे बिष तंतु कहा जाता है। और तीर्थे अर्थात तैरते, तीर्थे अर्थात तैरते, ठीक है। अब इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो देखिए कवि नागार्जुन हिमालय के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, देखिए देखा है, तो कवि ने देखा है तो कवि कह रहे हैं, इसलिए व्याख्या में भी हम कवि की ओर से ही कहेंगे। तो नागार्जुन कहते हैं कि मैंने अमल अर्थात निर्मल अर्थात स्वच्छ, और धवल अर्थात चांदी रूपी श्वेत बर्फ से ढकी गिरी अर्थात हिमालय की चोटियों पर घिरते बादल को देखा है। घिरते बादलों के मनोरम दृश्य को, सुंदर दृश्य को देखा है। और मैंने वहां क्या क्या देखा? छोटे छोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारीकरणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। और मैंने वहां मानसरोवर झील में खिलने वाले स्वर्णिम कमलों पर अर्थात स्वर्ण रूपी सुनहरे सुंदर कमलों के फूल पर छोटे छोटे मोती के समान झिलमिलाती अत्यधिक शीतल वारीकणों को अर्थात शीतल वर्षा की बूंदों को भी गिरते हुए देखा है। गिरते देखा है, क्या गिरते देखा है? मानसरोवर के सुनहरे सुंदर कमल के फूलों पर छोटे छोटे मोती के समान अत्यधिक शीतल और झिलमिलाती हुई वर्षा की बारीकणों अर्थात वर्षा की बूंदों को भी गिरते हुए देखा है। तुंग हिमाचल के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलिल में। अब कभी हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य के विषय में कहते हैं कि हिमालय के तुंग कंधों पर अर्थात तुंग अर्थात ऊंचे, तो ऊंचे ऊंचे शिखर रूपी कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के अर्थात अनेक झीलें बहती हैं,
और इनका श्यामल शीतल, श्यामल अर्थात नीले और अमल अर्थात निर्मल या स्वच्छ। तो नीले से निर्मल या स्वच्छ जल, जल में सलील अर्थात जल, तो उस शीतल जल में, उस ठंडे जल में समतल देशों से आकर अर्थात मैदानी, समतल अर्थात मैदानी प्रदेश की वर्षाकालीन, पावस की अर्थात वर्षा काल की वर्षाकालीन उमस से व्याकुल होकर हंस अपनी गर्मी दूर करने के लिए इन शीतल जल में, इन शीतल सलील में अर्थात इन शीतल जल से परिपूर्ण झीलों में आ जाते हैं, आकर आ जाया करते हैं। कैसे? वर्षाकालीन जो उमस है उससे व्याकुल होकर, मैदानी प्रदेश की वर्षाकालीन उमस से व्याकुल होकर हंस अपनी व्याकुलता अर्थात अपनी गर्मी दूर करने के लिए इन शीतल जल से परिपूर्ण झीलों में आ जाते हैं। तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। और ये हंस तिक्त अर्थात कसैले और मधुर अर्थात मीठे, विस्तंतु अर्थात कमल नाल के अंदर के कोमल रेशों को खोजते हुए इन झीलों में तैरते हुए अत्यंत मनमोहक और सुंदर प्रतीत होते हैं। यह दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा है अर्थात ऐसा दृश्य, हंस तैरते हुए और इन विस्तंतुओं को खोजते हुए बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं, और ये दृश्य भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, तो ये थी इसकी व्याख्या। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहला पॉइंट आता है भाषा। तो भाषा, इसमें खड़ी बोली भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है, खड़ी बोली भाषा। दूसरा पॉइंट है गुण। गुण इसमें माधुर्य गुण है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है छंद। छंद इसमें तुकांतमुक्त छंद है। ठीक है, चौथा पॉइंट है रस। रस इसमें श्रृंगार रस है। पांचवा पॉइंट है अलंकार। ठीक है, अलंकार में आपको समझा देता हूं। देखिए, अमल धवल, इसमें ल वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। श्यामल शीतल, इसमें भी ल वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, और श वर्ण की भी पुनरावृत्ति हो रही है। श है ना इसमें पहले, तो इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, एक अलंकार हो गया अलंकार, अनुप्रास अलंकार। दूसरा देखिए छोटे छोटे, इसमें एक ही शब्द दो बार आया है। ठीक है ना, छोटे छोटे दो बार आया है एक शब्द, जिसके लिए यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अलंकार के ऊपर एक वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखें, आपको अलंकार समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट देखते हैं मोती जैसे। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है का, क्योंकि जहाँ से, सा ऐसे शब्द आते हैं जिसके लिए तुलना की जाती है मोती जैसे। अब मोती की तुलना किससे की गई है? बाली कणों को। तो वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई है? मोती जैसे, मोतियों से की गई है, जिसके लिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, एक और अलंकार देखिए स्वर्णिम कमल, अर्थात स्वर्ण रूपी कमल। अब कमल सोने का तो होता नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर स्वर्णिम कमल अर्थात स्वर्ण रूपी सुनहरे कमल, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, चार अलंकार इसमें, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। ठीक है, रस हो गया श्रृंगार, छंद हो गया तुकांतमुक्त, गुण हो गया माधुर्य, और भाषा हो गई खड़ी बोली। ठीक है, प्रसंग व्याख्या मैंने आपको बता दी, संदर्भ बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पर पद्यांश एक यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में पद्यांश दूसरे की व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।